शुरू होने जा रहा है खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मुकदमा। सच बोलना एक बेहतरीन आदत है। जो लोग इस आदत को अपनाते हैं उसकी वजह से उन्हें नुकसानात भी होते हैं। बहुत सारे लोग उनके दुश्मन हो जाते हैं, बहुत सारे कामों में उनको रुकावटें जो है वो पेश आती हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो सच बोलने वाले को उनसे लम्हा बलम्हा फाइट करते रहना पड़ता है। लेकिन जो लोग सच बोलकर अपने दिल को, अपने ज़मीर को मुतमईन करते हैं, अल्लाह ताला भी उन्हें इज्जत देता है और वो कामयाबी से हमकिनार होते हैं। आज के हमारे मेहमान ऐसे ही हैं कि जिन्होंने सच बोला, बड़ी दीदा दिलेरी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ सच बोला और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। इन्होंने जनूबी अफ्रीका के दौरे में क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। लोग कह रहे थे इनका क्रिकेट कैरियर ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद कामयाबियां इनके कदम चूमती रही और फिर इन्होंने पाकिस्तान की क़यादत के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। आप यकीनन पहचान गए होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़। लेट्स वेलकम राशिद लतीफ़। हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ तो सामने वाले बॉक्स में मौजूद हैं। अब हम अपने प्रोग्राम के जज कमर अहमद साहब को दावत देंगे कि वो तशरीफ लाएं। लेट्स वेलकम आवर जज मिस्टर कमर अहमद। कमर अहमद साहब, अगर आप इजाजत दें तो राशिद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। ऑर्डर, इजाजत है। जज साहब ने मुकदमे के आगाज की इजाजत दे दी और पहले चलते हैं राशिद लतीफ़ पर लगाए गए पहले इल्जाम की जानिब के। इन पर पहला इल्जाम क्या है? राशिद लतीफ़ पर इल्जाम है कि ये मसलहत पसंद नहीं है। जी राशिद, 1992 से 2003 तक 11 साल के अरसे में आप पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ 37 टेस्ट और 166 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेल सके। लोग कहते हैं कि आप मसलहत पसंदी का शिकार नहीं होते, मसलहत पसंदी से समझौता नहीं करते। शायद यही वजह है कि आपका क्रिकेट कैरियर इतना लंबा नहीं रहा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? पहले तो कमर भाई को सलाम पेश करता हूँ, जितने भी हमारे लोग आए हुए हैं उनको भी, कि अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं और मुकदमा देख रहे हैं। मुझे खड़ा करते तो ज़्यादा बेहतर था। मसलहत पसंदी का शिकार बड़ा मुश्किल सवाल है आपका। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में रहते हुए पाकिस्तान से एक टेस्ट भी खेलना बड़े फ़ख्र की बात होती है। और मैं एक टेस्ट नहीं 37 टेस्ट मैच खेला और इस मुल्क की क़यादत भी की और बुरे वक्त में की। तो अपने आप को लकी समझता हूँ कि जो इन्वायरमेंट पाकिस्तान में क्रिकेट का है उससे अगेंस्ट खड़े होके लड़ना और उसमें क़यादत करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अपने आप को मैं बहुत लकी समझता हूँ। मुझसे बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान से नहीं खेल सके, तो एक टेस्ट खेले या 100 टेस्ट खेले, पाकिस्तान के लिए एक दफ़ा आपने कलर हासिल कर लिया, बड़ी बात होती है। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ इस बात पे कि कम टेस्ट खेला, लेकिन जो इज़्ज़त हमारे पाकिस्तानी भाइयों या दूसरे लोगों ने दी है पाकिस्तान से बाहर से, वो शायद पाकिस्तान में 100 टेस्ट खेलने वालों को भी नहीं मिली। ये बड़ा करम है अल्लाह ताला का। अपने 11 साल इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर में राशिद लतीफ़ ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसकी क्या वजह है? नहीं किया है मैंने, ऐसा नहीं कि कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं किया। जब 98 में मैं बिल्कुल भी खेलना नहीं चाह रहा था, साउथ अफ्रीका टूर था, आपको याद होगा, कैप्टन बनाया गया था उठा के। पाकिस्तान में तो कैप्टन जो नहीं खेल रहा वो बन जाता है। तो माजिद भाई ने, मतलब कि मुझे माजिद खान साहब ने बनाया था। उस वक्त समझें कि मैं राज़ी हो गया था। तो दोबारा क्रिकेट में मेरा जो वापस आना हुआ वो माजिद खान साहब की वजह से हुआ। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मैं अपने आप को लचक लेके आया था, वरना मैं अपने आप में अंदर से क्रिकेट छोड़ चुका था। लेकिन वहाँ से वापस आया, उसके बाद फिर बाहर हुआ, मेरी नेक इंजरी हुई। उसके बाद 2000 में दोबारा आया, जनरल तौक़ीर ज़िया साहब के ज़माने में आया। 2003 में बहुत कुछ देख लिया था, तो वहाँ पे मैंने खुद हाफिज़ कर दिया।
लेकिन लचक थी मेरे में, ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल ही Stubborn नहीं थे। हाँ, लचक थी थोड़ी बहुत। एक और चीज आपके हवाले से कही जाती है कि आपको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे जज कमर अहमद साहब तवील अरसे तक टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट कवर कर चुके हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको हैंडल करना मुश्किल काम होता है। क्या ये बात दुरुस्त है कि राशिद लतीफ को क्रिकेट खेलते हुए हैंडल करना बड़ा मुश्किल मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आसान टैकल करना वो मुझे और यूनुस खान को है। हाँ, जहाँ पे मुनाफकत होगी फिर कोई भी आ जाए, चाहे बोर्ड का चेयरमैन आ जाए या छोटा प्लेयर आ जाए, बड़ा हो, आप स्ट्रेट चले, आपको कोई हर्डल नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे तो बात बात पे हर्डल नज़र आती है ना। हम कहीं हर्डल नहीं डालेंगे जब तक मुनाफकत नहीं होगी, और यहाँ पे कदम कदम पे मुनाफकत है। 1996 का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम का वनडे इंटरनेशनल मैच, आप बैटिंग कर रहे थे और आपने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार कराया, और कामयाबी से हमकिनार होते ही आपने बल्ला जो है वो हवा में लहराया ड्रेसिंग रूम की तरफ। किसको पैगाम देना चाह रहे थे? हमारे जज साहब भी वो वनडे कवर कर रहे थे, आप क्या मैसेज क्या देना चाह रहे थे? नहीं कमर भाई, तो मैं जब से शुरू की क्रिकेट तो हर जगह, स्पेशली टेस्ट मैचेस जितने भी टूर थे उतने साथ होते थे, और जिम्बाब्वे में भी मुझे अच्छी तरह से याद है, बीबीसी से कवर कर रहे थे। वहाँ पे बहुत यादगार टूर है, मतलब क्रिकेट की हिस्ट्री में बेहतरीन जो कंट्रोवर्सी वाला टूर कह सकते हैं वो लेकिन आपने बल्ला लहराकर किसको पैगाम दिया था पाकिस्तान की कामयाबी के बाद? लोग आज तक मुझसे पूछते हैं, ट्रेंट ब्रिज का मैच जहाँ पे हम चेज कर रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड, लोग बहुत सारे पूछते हैं यार क्या हुआ था मैच में, बल्ला क्यों लहराया था? तो उसमें जो मैं स्ट्रेट बात ये है कि उस मैच में जब मैं बैटिंग करने गया तो उस वक्त ही ड्रेसिंग रूम में टीम अनाउंस हुई थी सहारा कप की, अगर याद हो आपको, जो कनाडा में टोरंटो में हो रहा था। तो बैटिंग करने जा रहा था, ऊपर सलीम अल्ताफ थे, जहीर अब्बास थे, दो के नाम मुझे याद है, ये सिलेक्शन कमेटी में थे। तो ऊपर से टीम आ जाती है, नीचे ना ये टीम अनाउंस हो गई, तो मैंने ऐसे पूछा मेरा नाम नहीं है, बोले नहीं। फिर मैं बैटिंग करने गया, एजाज भाई बैटिंग कर रहे थे मेरे साथ, मैं उनके साथ बैटिंग करने गया, तो मैंने उनको यही कहा कि यार मेरा नाम नहीं है सहारा के लिए, क्योंकि उस टूर पे मेरी इंजरी हुई थी। पहले टेस्ट में लॉर्ड्स में एक ही खेला था मैं, ये दूसरा मैच था मेरा, टूर का आखिरी मैच था, तो मेरा नाम नहीं है सहारा कप के लिए, तो आज का मैच मैं जितवा दूंगा। ऐसे कभी कभार आप बात करते हो वो पूरी हो जाती है। तो वही हुआ, एजाज भाई आउट हो गए, बस हमने थोड़ी शुरू कर दी, मैं रन आउट हो गया था, बैल गिर गई, पहले वापस बुला लिया गया मुझे, वो अल्लाह ताला का करना था। तो बल्ला आपने सेलेक्टर्स को दिखाया ना था। वो लोग समझ रहे मैच फिक्सिंग के ऊपर कि मैच पाकिस्तान को हारना था, हारा होगा ये मुझे नहीं पता, मैं इसके ऊपर नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो स्टाइल था या बल्ला लहराने का वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन कमेटी को था कि आपने मुझे अनाउंस नहीं किया है, तो वो मेरा एक अंदर से एक फीलिंग थी, और वो अंदर से अपनी फीलिंग में का इजहार मैं कर सकता हूँ। राशिद से हमारी गुफ्तगू का तो सिलसिला जारी है, लेकिन अब चलते हैं इन पर अगले इल्जाम की जानिब के इन पर अगला इल्जाम क्या है। राशिद लतीफ पर इल्जाम है कि इन्होंने नैब कप्तानी छोड़ दी। जी, 1994-95 में आपने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नायब कप्तानी छोड़ दी। न सिर्फ नायब कप्तानी छोड़ी बल्कि आपने क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान किया। क्या वजूहात क्या थी, इसके तनाजुर में मामलात क्या क्या थे, कुछ बताएंगे आप हमें? देखिए सारी चीज़ें मीडिया पे मौजूद हैं, जितनी भी ये 94-95 की बात है। जैसे आपको पता है 94-95 का टूर है साउथ अफ्रीका का, और वहाँ पे मंडेला कप चल रहा था, गालिबन वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे थे। हम साउथ अफ्रीका से जीतते थे, वेस्ट इंडीज़ से हारते थे, शायद ऐसे ही था, कमर भाई को सही आइडिया होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम उस वक्त तक बेहतरीन टीम में से। वेस्ट इंडीज के खिलाफ केप टाउन में हम 43 रन पर ऑल आउट हो गए। केप टाउन पे हम 43 पे बिल्कुल आउट हुए। तो जब वो टूर शुरू हुआ तो उसमें काफ़ी चीज़ें नज़र आईं, स्पेशली वनडे क्रिकेट में वहाँ पे नज़र आईं चीज़ें। उसका मैंने डायरेक्टली अपने मैनेजर थे हमारे इंतखाब आलम साहब, मैनेजर थे कोच थे, कुछ पता नहीं चलता था उस ज़माने में कोच कौन है मैनेजर कौन है, तो उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है और इसको देखा जाए। उन्होंने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि ऐसी चीज़ें हुई हैं, राशिद ने इन्फॉर्म किया है,
फिर मैं डायरेक्टली आरिफ अली, उस वक्त एडॉक थी शायद, एडहॉक, जावेद बर्की एडहॉक के चेयरमैन थे उस जावेद वक्त। बर्की थे, तो मैंने आरिफ अली खान अब्बासी साहब को मैंने फ़ोन किया, इन्फॉर्म किया कि डाउटफुल चीज़ें लग रही हैं। ये चीज़ें बोर्ड को पता थी पहले भी ना, ये क्योंकि मैं 94-95 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 94 में जो हुआ वो भी मैं इन्फॉर्म कर चुका था, क्योंकि सिंगर कब भूल गया, श्रीलंका में जो हुआ था जी, मेन वहाँ से था। फिर उससे पहले हम ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड का टूर था। न्यूजीलैंड भी, वहाँ पे ऐसी चीज़ें थी जो सरफेस पे नहीं आई थी उस वक्त तक, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन तो आ चुकी थी कि कौन सा मैच गलत हुआ या करने की कोशिश की गई। तो वहाँ पे पहला मैच शायद हुआ हमारा पीई में था या जोहान्सबर्ग, पीई में था, पोर्ट एलिज़ाबेथ में, जहाँ पे मैं रन आउट हुआ था। वहाँ पे वो मैच जीतता जा सकता था आराम से, कोई ज़्यादा टारगेट नहीं था, वो मैच हम हार गए। बीच में एक दो प्लेयर ने मुझे बोला कि यार डाउटफुल लगा है मैच। डाउट जब हो जाता है ना तो आप छोड़ देते हो, आपको कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए होता है, किसी से बात करने में आपको अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है, बाद में बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलते इन चीज़ों में, तमाम चीज़ों में कभी भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे साथ अगर बात हुई है, दो लोग अगर साथ थे, मैं अपने आप में मतलब मेरे पास यही ठोस सबूत है। मैं हो सकता है साबित पब्लिक में ना कर सकूं, लेकिन मुझे पता है कि हुआ है और उसकी मैंने कोशिश की। दूसरा वनडे हुआ, नाम नहीं लूँगा किसी का क्योंकि मलिक साहब भी यार दोस्त है हमारे, सारी चीज़ें बहुत कप्तान थे लंबी सलीम बातें हो मलिक। गई हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि नुकसान एक बंदे को हुआ, मलिक साहब को हुआ, बाकी तो सब खेलते रहे। ये मलिक साहब ने इजहार किया इस चीज़ का, लेकिन एक नहीं था, एक इंसान नहीं कर सकता, कई लोग होते हैं। चले वो भी हो गया। तो जब मैं वाइस कैप्टन था तो टीम बनाने, जाहिर सी बात है बनाने में पूछते थे, बड़ी बात थी कि पूछ लिया मुझसे भी। तो उसमें मैंने कहा कि ये प्लेयर नहीं, ये प्लेयर, लाइट यहाँ सही नहीं है। उस ज़माने में इतनी सी लाइट्स जोहान्सबर्ग में नहीं हुआ, और टॉस जीतकर हम उनको पहले बैटिंग करा देते थे, बाद में हम बैटिंग करते तो थे। यही फैसला हुआ कि हमें कबीर खान को खिलाना है, तो वो हुआ नहीं। टॉस से पहले गए, टॉस हुआ, जीत के उनको बैटिंग। तो वो इख्तलाफ था कि आपने जो बात हुई थी उस पर अमल नहीं किया, तो हम मैच बुरी तरह हारे। हंसी कुरानी कैप्टन था अपोजिशन साउथ अफ्रीकन, उन्होंने भी हैरत का इजहार किया था बाद में इंटरव्यू में कि ये चीज़ें हुई, तो इस पर मैंने वॉकआउट कर गया था। अच्छा, इस पर मैं वॉकआउट कर गया। और उसके बाद जिम्बाब्वे में मैं खेला हूँ, ऐसा नहीं है, जिम्बाब्वे में एक मैच ओडीआई जो टाई हुआ था शायद मैं खेला हूँ 95 में एक मैच में खेला, टाई हुआ था शायद जो, ठीक है। और उसके बाद डिसाइड कर लिया था, मेरा अपना फैसला था। वो बासित की अपनी मर्जी थी, मेरे साथ आ गया, लेकिन वो मेरा अकेले का फैसला था। राशिद, जब आपने रिटायरमेंट का ऐलान किया, नेशनल स्टेडियम कराची में उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दफ्तर हुआ करता था, एडहॉक थी, आप समझते हैं भौचाल तो बर्पा हो गया, पूरी दुनिया में भौचाल बर्पा हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट में भी भौचाल बर्पा हुआ आपकी और बासित अली के रिटायरमेंट के डिसीजन से। इकबाल भाई, इसमें एक चीज़ शायद आप दोनों मुत्तफिक हो ना हो, क्योंकि आप लोग का भी जर्नलिज्म से ताल्लुक़ है। जब कराची में मैं आया तो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट ये कराची का मीडिया था। सही। अब लोग बोलते हैं कि अगर वो केस मैं अब उठाता उस ज़माने में, जो ये मीडिया है आजकल का, तो बहुत बड़ा भौचाल आ सकता था, बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। तो मैं सोचता हूँ कभी कभार, मैं समझता हूँ नहीं, उस ज़माने का जर्नलिज्म था ना, वो येलो नहीं था, वो प्योर क्रिकेट के दिलदादा, क्रिकेट को चाहने वाले लोग थे। गलत चीज़ें होती भी थी तो छुपा जाते थे, इसीलिए 80s और 90s के स्टार बनाए गए, वो मीडिया ने बनाए। उसमें कराची के मीडिया या दूसरा मीडिया का बड़ा हाथ है, लेकिन मेन कराची के मीडिया का था। इमरान खान हो, जावेद मियाँदाद हो, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, ज़हीर अब्बास, माजिद खान, इन्होंने कितने मैच खेले थे 80s में, लेकिन मीडिया ने उनको एक स्टार बना दिया था। उसके बाद कैरी पैकर गए, उसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत अरसे के लिए खेले और बड़े रिकॉर्ड किए। तो मैं अगर देखता हूँ उस दौर के मीडिया को और आज दौर के, मैं ये नहीं कह रहा कि आज का ख़राब है बहुत, लेकिन फ़र्क था। अच्छा। दयानतदारी बहुत ज़्यादा थी, और ये भी नहीं कह रहा कि ये दयानतदार नहीं है, ये भी हैं, फ़र्क था, लेकिन क्लास में फ़र्क था। एक बैट्समैन के, आज के बैट्समैन के क्लास में फ़र्क है और उस ज़माने में जावेद मियाँदाद जैसे बैट्समैन में फ़र्क था, तो आज भी वही फ़र्क मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस मीडिया ने कराची के, स्पेशली क्योंकि मैं कराची बेस्ड हूँ, बड़ी सपोर्ट की। वो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ है,
और उस सपोर्ट की वजह से मुझे हिम्मत बंधी थी। वरना बोर्ड ने तो एक तरह से हरी झंडी दिखा दी थी, क्योंकि हम तो समझ रहे थे कि जाएंगे, बताएंगे, सब बाहर हो जाएंगे, हम किंग बन जाएंगे, स्टार बन जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। वो इंडियन फिल्मों की तरह सब आगे से पीछे से सब मिले थे। जी जज साहब, आप क्रिकेट कवर करते रहे हैं और बहुत अरसे तक क्रिकेट कवर की। राशिद लतीफ बात कर रहे हैं मीडिया के हवाले से। आप समझते हैं कि उस जमाने में चूंकि इतना मीडिया बहुत तेज एडवांस नहीं था, तो मीडिया का किरदार उस जमाने में इतना इफेक्टिव था या नहीं था? राशिद, मैं आपका टेस्ट डेब्यू देख रहा था 1992 में ओवल के मैदान में, और वहाँ एक अजीब वाक़या पेश आया कि जेफ्रे बैकहॉट, साबिक ओपनिंग बैट्समैन इंग्लैंड के, उन्होंने अचानक एक 5 पाउंड का नोट निकाल कर और वहाँ बोर्ड पे चिपका दिया और आपसे कहा कि अगर आपने 35 रन भी बना लिए तो आपको ये 5 पाउंड का नोट, आपको ये गिफ्ट दिया जाएगा। और तज्जुब इस बात का होता था कि जेफ्रे बैकहॉट तो जेब में हाथ ही भी नहीं डालते थे, लेकिन राशिद लतीफ़ आपने बजाय 35 रन के आपने हाफ सेंचुरी बना दी अपने टेस्ट डेब्यू पे। तो जाहिर है कि एक तो वो 5 पाउंड का नोट आपको मिला और एक दूसरा 5 पाउंड का नोट भी मिला जिस पर उन्होंने ऑटोग्राफ किया। तो ज़रा उसके सिलसिले में बताएं आप हमें। जेफ्री बॉयकॉट का, हाँ ये बिल्कुल, कमर भाई भी थे वहाँ पे जब उन्होंने बोला, जावेद भाई जब नेट करा रहे थे, नेक्स्ट डे टेस्ट मैच था, 35 रन थे कि 35 रन नहीं करेगा, शायद मेरी बैटिंग देखी और ये 50 कर गए। तो वो उस दिन मैंने 50 किए थे। मोइन खान भी 1992 में उस दौरे पर थे, लेकिन आपको आखिरी टेस्ट में ओवल में मौका मिला। मोइन 4 टेस्ट मैच खेला था, तो आखिरी टेस्ट मैच था ओवल का, वो मैच खेला था। तो कैसा फील हुआ आपको? जेफ्री बॉयकॉट ने 5 पाउंड का नोट दिया आपको, वो तो हमारे जज साहब कमर अहमद साहब कह रहे जेब में हाथ भी नहीं डालता था। नहीं, ये तो बहुत बड़े लेजेंडरी नाम थे, बहुत ही बड़े नाम थे, तकरीबन 8,000 से ज़्यादा। उस ज़माने में 8,000 रन करना बड़ी बात थी। और उस वक्त शायद सुनील गावस्कर एक थे या गैरी सोबर्स थे, उसके अलावा इतने प्लेयर्स ने नहीं किए हुए थे। बहुत बड़ा नाम टेस्ट क्रिकेट का जेफ्री बॉयकॉट, उनसे मिलना ही एक बड़ा एक फ़ख्र की बात होती थी। और जब उन्होंने दिया 10 पाउंड दिए बेसिकली, वो एक फ्रेम करा के लेके आए हुए थे 10 पाउंड का, 5 पाउंड का, और जो पिन पे वॉल पे डाला हुआ था वो निकाल के बोला कि चॉकलेट खा लेना, चॉकलेट खा लेना। राशिद लतीफ़ से गुफ्तगू तो जारी रहेगी, लेकिन अब चलते हैं इन पर अगले इल्जाम की जानिब कि राशिद लतीफ़ पर अगला इल्जाम क्या है। राशिद लतीफ़ पर इल्जाम है कि जिद्दी इंसान है। जी राशिद, आप पर जो इल्जाम है कि अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, अगर किसी बात पर अड़ जाएं तो फिर पीछे नहीं हटते, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? नहीं यार, अड़ियल गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। जज्बाती लिख देते तो मैं मान लेता। जज्बाती हैं आप? जज्बाती नहीं, जिसमें जज्बात होते हैं वो जज्बाती तो होता है ना। जब जज्बात इंसान पर गालिब आ जाएं और क्रिकेटर पर, तो आप समझते हैं उसकी कारकर्दगी मुतासिर होती है, या आप समझते हैं कि सच्चा इंसान ही जज्बाती होता है? इसको डिस्क्राइब करना ज़रा मुश्किल है। जज्बाती, अड़ियल, जज्बात तो हर एक में होते हैं, और उसमें उसके समझने की, ऑब्जर्वेशन की बात है कि वो किस तरह को चीज़ को लेता है। सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं, आम माशरे में भी बहुत सारे लोग होते हैं, मोहल्ले में होते हैं कि कोई ना कोई नज़र आता है कि वो अपने जो बोल देता है उस पर कायम रहता है, और लोग, मोहल्ले के लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको आइडियल बनाते हैं। जैसे हम अपनी लाइफ में हम क्रिकेटर बनाते हैं, लेकिन आपका जो शुरू होता है वो घर से शुरू होता है। पहले अपने फादर को बनाया जाता है, फिर मोहल्ले में बेस्ट बंदा कौन होता है, अड़ियल बनाया जाता है। होते हैं बहुत सारे, हर जगह एक ना एक कैरेक्टर ज़रूर मिलते हैं, सॉफ्ट भी मिलते हैं, थोड़े तेज़ वाले भी मिलते हैं। तो फिर हम उसको नाम दे देते हैं, एक ना एक नाम दे देते हैं, किसी को पागल दे देते हैं, किसी को अड़ियल दे देते हैं, किसी को। लेकिन मैं अपने आप को नहीं रख के बोल रहा, लेकिन आइंस्टाइन का है जो मशहूर मारूफ साइंसदान था, वो अपनी अकल बहुत ज़्यादा यूज़ करता था ना, और उसको पागल बोलते थे। और जो पागल होता है वो जीनियस होता है। मैं अपने ऊपर नहीं रख रहा, लेकिन उनके ऊपर रख के बता रहा हूँ कि वो जीनियस लोग, मोहल्ले के हमारे जो कैरेक्टर बिल्डअप होता है वो जीनियस लोग होते हैं। वो हालात और माशरे की वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते, लेकिन जो बड़े कामयाब लोग हैं दुनिया में, उनकी जो बेस बनाते हैं वही लोग बनाते हैं। राशिद लतीफ़ से गुफ्तगू तो जारी रहेगी, लेकिन अब चलते हैं इन पर अगले इल्जाम की जानिब कि राशिद लतीफ़ पर अगला इल्जाम क्या है। राशिद लतीफ़ पर इल्जाम है कि ये एक बदतमीज इंसान है। इसमें
जो हालात हैं, मेरा कैरेक्टर ऐसा बिल्डअप हुआ, मैं मलीर में रहता था भाई, सबको पता ही है मलीर के इलाके का, वो बात में करते हैं, ठीक है ना, हाथ पहले मारते हैं, तो मैं वहाँ का कैरेक्टर हूँ एक। वहाँ से मैं जाके कोई डिफेंस वाली हरकत पाकिस्तान टीम में तो करने से रहा था, मेरा बिल्डअप ही ऐसा था। और जिस हालात में मैं डेवलप हुआ या मैं ग्रो हुआ, वो डिफरेंट एरा था। लोगों को याद होगा नहीं याद होगा, वो हालात बहुत ख़राब थे कराची के, तो वहाँ पे हमारी डेवलपमेंट हुई है क्रिकेट के लिहाज से भी और सियासी शऊर के लिहाज से भी। हमारी डेवलपमेंट ऐसी हुई है कि आपको अच्छे बुरे का पता है। अगर सियासत पे अगर बात करते हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सियासी शऊर है वो कराची में है, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में सियासी शऊर नहीं है। रोज़ाना टीवी पे आप शाम को 7 बजे से 11 बजे तक लड़ाइयाँ होते हुए देख रहे होंगे। तो ये डेवलप थी हमारी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसकी तमीज़ आपको होनी चाहिए। बुरी चीज़ को पता है तो हाथ नहीं लगाना। तो यही शायद डेवलप हो चुका था। जो चीज़ सामने नज़र आई बुरी हो रही है, उसका इजहार किया, उससे लड़ा नहीं, इजहार किया। इजहार करने पे इतनी प्रॉब्लम थी, खामोश नहीं रहना, खामोश नहीं रहा, मैंने उसका इजहार कर दिया, तो उस पर इतना प्रॉब्लम हुई। जब मैं अगर इनके खिलाफ लड़ता तो कितना बहरान बरपा होता। राशिद, आपने बात की शुरू में मुनाफिकत की, तो पाकिस्तान क्रिकेट में तो मुनाफिकत बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स आए, हमारे जज कमर अहमद साहब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट तो चलती ही मुनाफिकत की बुनियाद पर है। ये बैड लक है इनकी, हैं? इनकी बैड लक है। बैड लक है, आप समझते हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट की बदकिस्मती है और कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, क्या कह सकते हो सर, ये इनकी या तो डेवलप नहीं किए इन्होंने ऐसे लोग। और अभी मीडिया की बात करते हैं कि अभी हम भी देख रहे हैं मीडिया, पहले ये होता था जो दिखता था वो बिकता था, अभी जो बिकता है वो दिखता है। अच्छा, तो ये फ़र्क आ गया, ये फ़र्क आ गया। गुफ्तगू तो राशिद लतीफ़ से जारी रहेगी, लेकिन चलते हैं अगले इल्ज़ाम की जानिब के इन पर अगला इल्ज़ाम क्या है। राशिद लतीफ़ पर इल्जाम है कि ये विसिल ब्लोअर हैं। घंटी बजाने वाला। जी, आपके बारे में ये कहा जाता है आप विसिल ब्लोअर हैं, कि आप उस वक्त चीज़ों को मंजर आम पर लाए जब बहुत कम लोग इस हवाले से बात करते थे। आपने अलम बगावत बुलंद किया। क्या ये झंडा कोई और नहीं पकड़ सकता था? क्यों आखिर आपको विसिल ब्लोअर कहा जाता है? वो हो गया, गलती हो गई, माहौल ऐसा बन गया था, चल रहा था काफ़ी अरसे से, दिमाग में तो चल ही रहा था। मैं न्यूजीलैंड के टूर की बात की आपको, श्रीलंका में सिंगर ट्रॉफी की बात की, आंखों के सामने चीज़ें हुई। फिर कराची टेस्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया हारा, उसमें हम जीते थे। 94 का कराची टेस्ट जो आखिरी विकेट पर हम जीते थे, हम जीते लेकिन ऑस्ट्रेलिया हारा था वो, ऑस्ट्रेलिया। तो वो जहनों में थी मेरे कि वो कैसे हार गया। इयन हीली ने स्टंप छोड़ दिया था। उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। मैं बैटिंग कर रहा था, उसमें शेन वॉर्न और टीम में बॉलिंग कर रहे थे। लंच के बाद मैं और इंजमाम बैटिंग कर रहे थे, कमर भाई को याद होगा। टर्न हो रहा था, उसको मैं आधे घंटे में 2 रन बनाए हुए थे शायद ना। उन्होंने नया बॉल ले लिया और मैगरा अनफिट होके या मैकडर्मट अनफिट होके बाहर बैठ चुका था। 2 बॉलर रहते, जो एंजल जिसका डेब्यू था और स्टीव वाह। उस नए बॉल से आप आउट नहीं कर सकते थे। वो मेरी गलती थी कि मैंने उस 8 या 10 बॉलों में 5 चौके मार दिए थे नए बॉल पे। वो मेरी गलती थी, मैं आउट हो गया, वरना मैच तो निकल जाता। 32-36 किए थे। फिर उसके बाद खैर ये मैंने उसका इजहार मैंने वेबसाइट पे भी किया था, जिसमें काफ़ी स्टीव वॉ से काफ़ी नोक-झोंक भी रही। मेरा कमबैक हुआ कार्डिफ में, उस मैच के अंदर काफ़ी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मेरे जहन में थी। 94 की सीरीज़, न्यूजीलैंड की सिंगर ट्रॉफी, फिर जब वहाँ पे हुआ तो हो गया। साउथ अफ्रीका प्लान नहीं था मेरा कि यार मैं ऐसा कर दूंगा, बस माहौल ऐसा बना कि मैंने कहा छोड़ा यार, ऐसी क्रिकेट को क्या खेलना। बस ये समझ लें कि वो मलिर वाली जो बात की ना, वो यहाँ के फिट होती है। राशिद लतीफ़ से तो गुफ्तगू जारी है, चलते हैं अगले इल्जाम की जानिब के इन पर अगला इल्जाम क्या है। राशिद लतीफ़ पर इल्जाम है ये वसीम अकरम की कप्तानी के खिलाफ बगावत के मास्टरमाइंड थे। एक और चीज राशिद के जिस तरह इल्जाम आप पर लगा कि वसीम अकरम के खिलाफ 1994 के न्यूजीलैंड के दौरे से कबल लाहौर के एक होटल में खिलाड़ी जमा हुए, बगावत हुई और लोग कहते हैं उस बगावत का मास्टरमाइंड जो था वो राशिद लतीफ़ था। इस इल्जाम को आप क्या कहेंगे? मैं था ही नहीं वहाँ पे, मैं इस्लामाबाद में था। मुझे राब्ता तो था ना आपका फोन पर? आसिफ मुश्तबा ने फ़ोन करके मुझे बुलाया था। आसिफ मुश्तबा को आप फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं, अब्बा जी को। मुझे बुलाया कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा आ रहा हूँ। वो तो बड़ी बसें होती थी ना, तो बुला नियादी तैयारा, उस पर बैठ के मैं वापस आ गया। तो वहाँ पे देखा तो मैंने बाद में इसको कहा कि ये जो चीज़ हुई थी वो गलत हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट की।
वो जो रिवॉल्ट था ना, उसके असरात आज तक पाकिस्तान क्रिकेट में है। 93 का जो वसीम अकरम के खिलाफ रिवॉल्ट हुआ, 93 का जो रिवॉल्ट था ना, बस उस वक्त नहीं पता चलता, आप रियलाइज़ करते हैं आगे जाके। बड़े करीबी 9-10 दोस्त थे ना, किधर गए सारे? सबने आने वाले वक्त पे सबसे फ़ायदा उठाते हुए सब अलग अलग होते रहे। और राशिद अकेला खड़ा हुआ मुझे था। ज़रूरत ही नहीं थी, मैं क्रिकेट को प्रोफेशन बनाया ही नहीं ना, मैं तो शौकिया खेलता था और आज भी शौक की हद तक देखता हूँ। उन्होंने प्रॉब्लम की जो जिनका प्रोफेशनलिज्म ही क्रिकेट था और आज तक है, छोड़ा नहीं है। और हमारा भी यहाँ पे लोग T10 पे जब बाहर गए हुए थे सारे, हम इंटीरियर सिंध में काम कर रहे थे। तो ये फ़र्क होना चाहिए आपका कि शौक किसको है और जिसने पेशा किसने बनाया, ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। एक और बात, 1992 का दौरा इंग्लैंड, लोग कहते हैं कि राशिद लतीफ़ का झुकाव जो था जावेद मियांदाद की तरफ था, जावेद मियांदाद उन्हें खिलाना चाहते थे, जबकि वसीम अकरम जो थे वो मोइन खान के सपोर्टर थे। और आखिरी टेस्ट जावेद मियांदाद ने आपको खिलाया, लोग कहते हैं वो आपके सपोर्टर, आपके मेंटोर थे, क्या ये बात दुरुस्त है? सिर्फ मैं ही नहीं, पाकिस्तान का हर प्लेयर उस ज़माने का या इस ज़माने का अलग नहीं है। जावेद मियांदाद जो सोच है जावेद भाई के लिए, वही सोच हर प्लेयर। और अब चलते हैं राशिद लतीफ़ पर अगले इल्जाम की जानिब कि इन पर अगला इल्जाम क्या है। राशिद लतीफ़ पर इल्जाम है कि इनका हमेशा क्रिकेट बोर्ड के साथ तनाव रहा। जी राशिद, आपके 11 साल क्रिकेट कैरियर में आपके और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तनाव तो रहा, और जिस तरह से आपका क्रिकेट कैरियर 2003 में खत्म हुआ, उस वक्त के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया अपने बेटे को खिलाना चाहते थे, लोग कहते हैं कि आप उसकी मुखालफत कर रहे थे। असल कहानी क्या थी? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरे लिए काफ़ी एहतराम का दर्जा रखता है, एहतराम किया जाता है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से जाने पहचाने जाते हैं। तनाव पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरा नहीं रहा, शख्सियात से रहा जो चेयरमैन रहे। और बाद में आप इसके गवाह हैं कि जो चेयरमैन मेरे ख़िलाफ़ हुआ करते थे, हटने के बाद वो मेरी तरफ भी हुए हैं। आपने आँखों से देखी हैं चीज़ें। सही। तो जब इक़्तिदार में होते हैं तो सबसे टची इशू जो था वो था मैच फिक्सिंग का। डर जाते थे क्योंकि हैंडल कर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी इलेक्टेड तो था ही नहीं, सब सेलेक्टेड चेयरमैन आते हैं पाकिस्तान में, अलमिया इस मुल्क का, तो वो हैंडल नहीं कर सकते इस इशू को। और जितना बड़ा ब्यूरोक्रेट होगा ना उतना कमज़ोर होगा, अपने नीचे जो लोग रखेगा कमज़ोर रखेगा कि वो नुमाया रहे। तो मेरे इख्तलाफात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बन जाते थे ऑटोमेटिकली, लेकिन मेरे एक शख्स से होता था। जनरल तौकीर ज़िया साहब के जो आपने जुनैद ज़िया की अगर बात करते हैं, तो मैं था ही नहीं उस वक्त। मैं तो अपने कैच जो हुआ था बांग्लादेश, कप्तान तो आप थे, फिर लगता ये कि आपको रास्ते से हटा दिया गया। बांग्लादेशी बैट्समैन अलोक कपाली का यासिर अली की गेंद पर आपने कैच लिया, और उस वक्त जो मैच रेफरी थे साउथ अफ्रीका के माइक प्रॉक्टर, उन्होंने आप पर बैन लगा दिया। लोग तो कहते हैं कि इसके पीछे भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि शायद मैच रेफरी को कहीं और से हिदायत मिली ताकि आपका क्रिकेट कैरियर जो है वो इख्तिताम को पहुंचे, और फिर इंजमामुल हक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए। इसमें अगर हम डिटेल में जाते हैं तो 2003 के वर्ल्ड कप के बाद मैं भी क्रिकेट छोड़ चुका था। जनरल साहब ने मुझे फ़ोन करके वापस लेके आए, जावेद भाई उसमें एज ए कोच आए, हारून भाई उसमें एज ए मैनेजर आए, और आप कैप्टन की हैसियत से। आमिर सोहेल, तो मुझे तो वो लेके आए थे। अब वो बाकी मेरी किस्मत नहीं थी या मेरे मुकद्दर में था ही नहीं जो एक्ट रहा मेरा। तो बाद में इंजमाम ने भी, जैसे लोग काफ़ी बात करते हैं कि इंजमाम ने नहीं खेलने दिया, नहीं ऐसी बात नहीं थी। जब मैं छोड़ के जा रहा था, लास्ट ओडीआई था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका रावलपिंडी में, उसके बाद टेस्ट मैचेस थे 2 शायद, पहला शायद कामरान अकमल खिलाया, जब मोइन खान खेला, तो उस वक्त इंजमाम ने फोर्स भी किया था कि मुझे खेलने के लिए, लेकिन मैंने डिसाइड कर चुका था कि अब नहीं, बस जितना भी खेलनी थी मुझे क्रिकेट मैंने खेल ली। फर्स्ट क्लास में खेलता रहा, लेकिन पाकिस्तान से जो चीज़ें मैंने अपनी करीब आंखों से देखी, आपको पहले भी कहा कि मैं शौकिया क्रिकेटर था, मैं प्रोफेशनल नहीं था। मैंने बहुत कुछ जगह बड़े बड़े प्लेयर के साथ खेल गया, जो पूरी पाकिस्तान करोड़ों आवाम जिनको 200 रुपए की केबल पे देखती है, मैं उनके साथ खेला हुआ हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो शौक था बस। मैं आज भी टेप बॉल का मैच होता है खड़ा हो जाता हूँ देखने के लिए, एशिज चल रही है उसमें देखने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ आपको कमर्शियल हर जगह करना है या पैसा कमाना है। तो जितनी मेरी किस्मत में क्रिकेट थी उतनी मुझे मैं ये समझता हूँ कि उससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे क्रिकेट दी। लेकिन इस तनाव की कहीं ये वजह तो नहीं थी कि राशिद लतीफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी बड़े ओहदे पर फाइज नहीं रहा?
नहीं, मैं रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं विकेट कीपिंग एनसीए में रहा। मैं टॉप पोजीशन की बात कर रहा हूँ, कोच, चीफ सेलेक्टर या किसी बड़े ओहदे पर। देखिए, मैं हमेशा एस्टेब्लिशमेंट जो बोलता हूँ उसके मुराद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। मेरी कभी बनती नहीं, जब ये वर्ड आ जाता है ना उसमें मेरी बनती नहीं है। कुछ नेचर में ऐसा है, क्योंकि अगर सही चीज़ें हो रही हो तो बंदा चलने देता है, लेकिन आपके सामने गलत चीज़ें हो जाती हैं। यूनुस खान का केस सबके सामने है, आपकी सिलेक्शन कमेटी ने उसको उड़ा के रख दिया कि ये ड्रॉप कर दिया। वो उसी टेस्ट सीरीज में आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी की, उसके बाद सेंचुरीज पे सेंचुरीज करता चला गया, सिस्टम से लड़ा वो। तो हमने भी कोशिश की सिस्टम से लड़ने की। ऐसा नहीं है कि हम बहुत को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमारा बिल्कुल लड़ाई टकराव था, नहीं है, बस इख्तलाफात रहे। डोमेस्टिक पे बात होती थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बात होती थी, उस ज़माने में थे नहीं, बाद में सारी चीज़ें करनी पड़ी ना, उसी वक्त कर लेते। 2003 में 2002 में जनरल साहब से बात होती थी, उन्होंने फीस बढ़ाई, फिर उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई तो रमीज़ भाई बीच में आए, ज़रूरत नहीं है इन लोगों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन 2004 में मिला ना इनको, बेस किसने बनाई थी? तो मैं ही बना के गया था वो बेस, वो दी, उसी वक्त दे देते। और आज मैं तो छोटे पैसों की बात कर रहा था, पैसा जो है ना वो क्रिकेटर का है, क्रिकेटर्स को मिलना चाहिए। और अपने ज़ाती मफाद में, कैप्टन हमारे यहाँ ऐसे भी है जो ज़ाती मफाद में प्लेयरों के खिलाफ काम किया, वो गलत है। डोमेस्टिक के खिलाफ काम किया, वो गलत है। हमारी टीम चैंपियन ट्रॉफी जीती है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी डोमेस्टिक, हमारी क्रिकेट बोर्ड अच्छा हो जाएगा तो हम हर इवेंट में जीतेंगे, नहीं तो टॉप लेवल पे रहेंगे। टेस्ट क्रिकेट में हम ऊपर जाते हैं नीचे आ जाते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आ जाते हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या ग्रास रूट लेवल है, इसको बेहतर अगर हम कर लें तो हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया के बराबर टीम है। क्योंकि वहाँ पे देखिए आइसोलेट नहीं किया जाता लोगों, छोटी मोटी सी सियासत होती है, लेकिन किसी भी कम्युनिटी को वहाँ पे आइसोलेट नहीं किया जाता, एक नेशन की तरह खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी एक कौम बन के टीम बनाए, एक कौम बन कर खेलें, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम दुनिया की वाहिद टीम होगी जो हर ट्रॉफी में चैंपियन बने। गुफ्तगू तो हमारी राशिद लतीफ से जारी रहेगी, लेकिन अब चलते हैं इन पर लगाए जाने वाले अगले इल्जाम की जानिब। इन पर इल्जाम क्या है? राशिद लतीफ पर इल्जाम है ये फेवरेटिज्म करते हैं। राशिद, आप पर एक इल्ज़ाम आपके मुखालिफिन ये भी लगाते हैं कि आप अगर किसी को फेवर करते हैं तो धड़ल्ले से फेवर करते हैं। इसकी मिसाल 2003 का बांग्लादेश के खिलाफ मुल्तान टेस्ट, जब आपने फरहान आदिल को पाकिस्तानी टीम में खिलाया, मोहम्मद यूसुफ को बिठा दिया गया, लोग कहते हैं कि उनको कहा गया कि तुम ये कह दो कि तुम जख्मी हो। इसमें कहाँ तक सदाकत है? हाँ बिल्कुल, धड़ल्ले से बात करता हूँ मैंने खिलाया उसको, लेकिन उस सीरीज में कुछ और प्लेयर खेले होंगे, उनके नाम बताएंगे आप? आपने यासिर अली को भी खिलाया, वो एक टेस्ट खेला, याद करें, कराची टेस्ट याद करें, 4 डेब्यू हुए थे जिनमें यासिर हमीद, जिन्होंने दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाई, शब्बीर अहमद, उमर गुल, कमबैक, मिसबा उल्लाह का कमबैक हुआ था। तो लोग जो फरहान आदिल के हवाले से आप पर इल्जाम लगाते हैं, एक टेस्ट के बाद वो किस्से पारी ना बन गया। अक्सर मैं एक जुमला बोलता हूँ, जितनी शक्लें उतनी अकलें। अगर मेरे पास इतना टाइम हो ना कि कौन क्या बोल रहा है तो काम नहीं कर पाऊंगा। फरहान आदिल गुड प्लेयर था, उसने काफी रन किए हुए थे। एक और प्लेयर था उस्मान तारिक, वो भी नहीं खेल सका, उस पर भी मुझे ठप्पा लगना था। तकरीबन 3 सीजन में 2400 रन किए हुए थे, नहीं खेला। एक और प्लेयर था सईद बिन नासिर, नहीं खेल पाया। तो इससे अफसोस रहेगा मुझे कि मैंने रकीब सर की भी लाइव देखी। आज तक आप लोग बोलते हैं यार रकीब सर टेस्ट मैच नहीं खेले, कम से कम फरहान आदिल का या यासिर अली का ये तो होता होगा यार टेस्ट प्लेयर तो बन गए, क्योंकि परफॉर्मेंस देखी जाती है। यासिर अली कोई मैच नहीं खेला था पाकिस्तान से। मुझे आमिर सेल ने कहा कि चीफ सेलेक्टर था, उसने कहा यार ये प्लेयर ऐसा है। हालांकि बाद में बहुत सारी चीज़ें पता चली। हमने टर्निंग विकेट बनाई थी, सकलन मुश्ताक को बुलाया इंग्लैंड से, फिर दानिश कनेरिया मौजूद था, हम वहाँ पे गए तो घास वाली विकेट हमें मिली। तो वो किसने बनवाई थी? हमारा क्रिकेट बोर्ड हमारे ही खिलाफ काम कर रहा है, समझ रहे हैं बात आप? समझ गया। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे हुआ कि हमने फास्ट बॉलर वापस भेज दिए थे। तौफीक उमर के वहाँ पे अनफिट हुआ था, सलमान बट का भी डेब्यू वहीं पे हुआ था जी। 5 नाम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 10 साल खेले हैं। सही, ठीक है। अब गलती कहाँ पे हुई है कि फरहान आदिल ड्रॉप हो जाता है मेरे जाने के बाद। एक टेस्ट खेलने के बाद दोनों भुला दिए गए, फरहान आदिल भी और यासिर अली भी। आपका टैग लगा हुआ था उन पर? वो मतलब ये था कि शायद उनका ताल्लुक इस शहर से था, इस वजह से शायद नहीं खिलाया, बाकी तो सब खेले। हाफिज यासिर अली तो अटक कर नहीं, वो उसके बाद वो तो खेले ही गलत था ना। वो तो आप फरहान आदिल की बात कर रहे हैं। मैं फरहान आदिल की बात कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये आता है कि अब्दुल रऊफ को भेज दिया था उससे पहले। अब्दुल रऊफ टीम में था, दो
टेस्ट मैचेस में था। शोएब अख्तर चला गया था, समी अनफिट हो गया था, अब्दुल रऊफ को नहीं खिलाया रऊफ नहीं, स्क्वाड ही में नहीं था। तो बाद में समझ में आया, जब भी तो बोलते ना कि मैं शख्सियत के खिलाफ होता हूँ, क्रिकेट बोर्ड के नहीं। वहाँ के उस लोग ज़माने में जो लोग रन कर रहे थे, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी में हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे कोई भी हो, प्लान था उनका, वो प्लान उनका कामयाब हो गया। जहाँ भी इसका हाथ लगता है मार देता है, हमारा हाथ लगा, हमने मार दिया। इतने चेयरमैन के साथ आपका वास्ता पड़ा पाकिस्तान के खिलाड़ी की हैसियत से और कप्तान की हैसियत से, ये बताइए कि कौन सा चेयरमैन ऐसा था जिसको राशिद लतीफ को हैंडल करना मुश्किल हुआ, और कौन सा ऐसा चेयरमैन था जिसके लिए राशिद लतीफ को हैंडल करना मुश्किल हुआ? मैं हर एक के लिए मुश्किल था, हर एक के लिए, हर एक के लिए मुश्किल था, क्योंकि टॉपिक ऐसा था ना जिसको समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि वो बड़ी कंट्रोवर्सी थी। छोटी आजकल तो रूटीन की बात हो गई ना मैच फिक्सिंग। उस जमाने में क्रिकेट बोर्ड के अंदर बात कर देना बड़ा मसला होता था। और छोटी सी मिसाल, क्या 80s में अगर जाते हैं आपके घर वाले या मेरे घर वाले, मोहल्ले में एक आध घर होता था, या इस घर मत जाना, रिश्वत लेते हैं, ठीक है। अब एक घर होता है जहाँ पे रिश्वत नहीं ली जाती, बाकी सब में ऐसा सिलसिला है, ऐसा सिलसिला है। ठीक। तो इसको रिलेटेड कर रहे हैं आज के दौर से, पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से लगा लें या उसके लिहाज से लगा लें कि सब कुछ ये चेंज हो गया है ना अब तो। लेकिन माजिद खान के साथ तो आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने वसीम अकरम को कप्तान के ओहदे से हटाया जब शारजा में वनडे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी कर रहे थे, और आपको पाकिस्तान का कप्तान बनाया। चलें, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ये जो होते हैं ना चेयरमैन वगैरह होते हैं, ये डमी होते हैं, इनके ऊपर भी लोग होते हैं। कौन नहीं, डोरियां कौन खींच रहा होता है? जाहिर सी बात है, जो लेके आता है इनको गवर्नमेंट ले लें, गवर्नमेंट होती है या डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो लेके आती है। ये तो पपेट्स हैं सारे, आज हो कल हो या उससे पहले के लोग हों, हर कोई आया किसी का काम करने के लिए आया है ना। तो ये तो सिर्फ मोहरे होते हैं, और क्रिकेटर भी एक मोहरा होता है। हम लोग तो यूज हुए ना, हम लोग भी शतरंज की बिसात है क्रिकेट एक, हम लोग भी मोहरे यूज हुए। रियलाइज बाद में किया, कहीं हम जल्दी कर गए, उस पर फिर हम पे इल्ज़ाम लग जाता है, ठीक है। मोहरा नहीं आगे जा रहा ना, तो मोहरे को रास्ते से हटा दो। तो कभी कभार शतरंज की बिसात जो बीती है, शुरू में समझ में नहीं आई, हमें आई 96 के बाद समझ में आई कि हो क्या रहा है। मिसाल मैं देता हूँ, जावेद 92 के वर्ल्ड कप के बाद जावेद भाई कैप्टन बनते हैं, सक्सेसफुल टूर रहा, वहाँ से इंतखाब आलम को हटाया गया, और उसके बाद कर्नल नौशाद को मैनेजर लेके गए, ऑस्ट्रेलिया लेके गए। काम किसने लगाया? उनका, जावेद भाई का। कर्नल नौशाद की रिपोर्ट पे नसीम अशरफ या जो लोग थे उन्होंने हटाया जावेद भाई को एज ए कैप्टन। उसके बाद वसीम भाई को लेके आया, क्योंकि वो भी मोहरे थे। नसीम हसन शाह थे पीसीबी के चेयरमैन, नसीम हसन शाह या शाहिद रफी थे साथ में, सेक्रेटरी थे जी। उसके बाद वसीम अकरम साहब को लेके आया गया। वसीम अकरम भी हमारी तरफ मोहरे थे, उनको नहीं आइडिया हुआ, बहुत अर्ली कैप्टन बना दिया। जो जावेद भाई का हटना था, वो पाकिस्तान क्रिकेट की आज तक चल रही है कि हर एक के दिमाग में ये आ गया कि हम भी कप्तान बन सकते हैं। कप्तान छोटी मोटी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में कितने कप्तान बन गए जावेद भाई के बाद, लेकिन वो जो रुतबा है ना, वो हासिल नहीं कर पाए इमरान खान और जावेद मियांदाद के बाद। कोई भी कप्तान वो रुतबा नहीं लिया जो कप्तानी का रुतबा होता है। रुतबा बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ, पाकिस्तान ने बहुत सारे लीडर पैदा किए, लेकिन कप्तान बहुत कम पैदा किए। लेकिन मैं ये समझता हूँ टेक्निकली और टैक्टिकली पाकिस्तान में इससे बड़ा कैप्टन नहीं आया। वो आज का दौर देख लें या पुराना दौर देख लें, किस तरह से जब रिवॉल्ट हुआ था टीम को संभाला, और दो जो बड़े टाइकून थे हमारे, वकार यूनुस, वसीम अकरम, आपस में बात नहीं करते थे और सीरीज़ पे सीरीज़ जीतते चले गए, और उसी में ही खराबियां पैदा होती चली गई। वो कैसे आए थे ये अलग डिबेट है, वो कैसे आए थे वो अलग डिबेट है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो चेयरमैन आते हैं ना, ये लाए जाते हैं, ये सिर्फ रबर स्टैंप है पाकिस्तान में, चाहे वो 60s में हो, 70s में हो, 80s में हो, 90s में। मौजूदा दौर की बात करें आप? मौजूदा दौर की कर नहीं सकता सर। अच्छा। क्योंकि लोग तो यहाँ पे रगड़ते हैं जो पीछे चला जाता है। सही। तो हम भी उन सब में शामिल हो गए। एक और चीज राशिद, अंडरस्टैंडिंग आपकी पीसीबी के किस चेयरमैन के साथ ज्यादा रही? मेरी सबके साथ रही, सबसे ज्यादा। देखिए, जब नहीं होता तो सबसे ज्यादा करीब मैं होता था, और जब होता था तो वो सबसे ज्यादा आपका ख्याल करते थे। जनरल साहब ने बड़ा तौकीर जिया ने हाथ रखा मेरे ऊपर, बाद में भी, पहले भी इख्तलाफात रहे मेरे। जिस तरह से हटा था वो मैं ही फीलिंग, वो जनरल साहब या मैं उसको फील कर सकते उस मोमेंट को शेरेटन होटल के,
और मैंने उसको जिक्र कहीं पे भी नहीं किया जनरल साहब, लेकिन उसकी फीलिंग आपको भी आज तक होगी, तो वो उसका इजहार इन्होंने शायद किया कहीं पे। आपको रिग्रेट है? मुझे किस बात की है सर? मुझे नहीं है। उनको होना चाहिए उनको रिग्रेट। हुई है 2010 का जो हुआ है स्कैंडल, तो वो सारी वजूहत बहुत पहले की जाती हैं चीज़ें, जिसका रिएक्शन 2010 में हुआ। 2010 में क्या हुआ सबको पता है। अगर हम 97 के दौरे साउथ अफ्रीका की बात करें, हमारे जज कमर अहमद साहब भी वो दौरा कवर कर रहे थे। आप अनफिट हो गए डरबन टेस्ट से कबल, और डरबन टेस्ट में आमिर सुहेल ने पाकिस्तान की कप्तानी की, शोएब अख्तर की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान वो टेस्ट जीत गया। फिर उसके बाद अगला टेस्ट पोर्ट एलिजबेथ में था। उस वक्त के चेयरमैन खालिद महमूद ने वसीम अकरम को वहां भेजा, वो खेले, पाकिस्तान वो टेस्ट हार गया। आप समझते हैं कि कॉम्बिनेशन को तब्दील करने की वजह से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा? देखिए वो ऐसे प्लेयर हैं, उसको आप क्या ड्रॉप कर सकते हैं वसीम अकरम को? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ड्रॉप नहीं होते हो। फिर जीती हुई टीम कैसे हार गई पोर्ट एलिजबेथ टेस्ट? डरबन टेस्ट में उसने साउथ अफ्रीका को हराया था। पीछे जब आउट होते हैं ना कॉट बैंड वगैरह, तो उस पर डाउट कम हो जाते हैं। जब बड़ी हिट मार के आउट होते हैं तो उस पर डाउट ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। वो हो सकता है स्पेल ऐसा हो गया, वो हम लोग ऐसी जगह पहुंच गए थे कि हम साउथ अफ्रीका को सीरीज जीत सकते थे, वो टेस्ट ड्रॉ करके, जहाँ पे एक दिन बारिश भी हो गई, लेकिन नहीं हो सका, सीरीज बराबर हुई। और वो उसमें मैं कैप्टन था, हालांकि मैं इस काबिल नहीं था कि मैं खेल सकूं, मेरी पूरी 3 डिस्क हिली हुई थी। कॉलर आपने पहना हुआ था अपनी गर्दन। दूसरा कैप्टन था दुनिया का जिसने पेयर हासिल किया था, क्योंकि मैं खेल ही नहीं सकता था। उससे पहले कराची टेस्ट में मार्क टेलर ने ये एजाज हासिल किया था, 98 में। तो वो उसके बाद मैं हट गया। बाकी जो टास्क मुझे दिया गया था, जिन्होंने दिया था वो भी हट गए थे। फिर खालिद साहब आ गए थे चेयरमैन, मैंने कहा आपको अपनी इज्जत मुबारक, मुझे अपनी इज्जत मुबारक। 92 के वर्ल्ड कप के बाद तो आपने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, फिर उसके बाद 96 का वर्ल्ड कप आप खेले, मोइन खान 99 का वर्ल्ड कप खेले, फिर 2003 का वर्ल्ड कप आप पाकिस्तान की जानिब से खेले। 96 के वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल बेंगलोर में भारत के खिलाफ आप पाकिस्तानी टीम के रुकन थे, क्या कहेंगे उस हवाले से? हाँ बिल्कुल जीत सकते थे। बैठ के सोचा क्या, मैं सोते सोते उड़ जाता था। एक टाइम था जब वापस आ गए थे। कुछ मैचेस या कुछ इंसिडेंट आपकी लाइफ के साथ हमेशा चलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि 2 मैचेस ऐसे हैं जो मेरी लाइफ में हमेशा चिपक के रह गए हैं, एक बेंगलोर मैच और एक कराची टेस्ट मैच जो हम जीते थे। ये बुलाने से भी नहीं भूल सकते। 94 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया वाला, और बाकी ये बेंगलोर वाला मैच मैं समझता हूँ कि अगर मैं थोड़ी देर और खेल जाता शायद मैच को करीब कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन अफसोस बहुत ज़्यादा था। वो वापस आ गए तो उसके बाद झटके से बंदा रात में जैसे उठता है ना, एक भयानक सपना, वो उस तरह से लाइफ में चिपक जाता है, लग जाता है आपके साथ। बेंगलोर मैच उनमें से एक। अगर हम बात करें 2003 के वर्ल्ड कप की, टीम के जाने से पहले बहुत सारी बातें मंजर आम पर आई। वसीम अकरम को पहले कप्तान बनाया जा रहा था, फिर वकार यूनुस को कप्तान बनाया गया, हमारी टीम वहां गई, हम भारत के खिलाफ सेंचुरियन में इतने रन्स करने के बावजूद मैच हार गए। टीम बड़ी जबरदस्त थी और टीम सुपर 6 मरहले के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। आप समझते हैं कि इतनी मजबूत टीम थी, हम आगे जा सकते थे, या कोई और वजह थी उसके बाहर होने की? टीम हमारी जो सबसे अच्छी थी वो 99 की थी, 99 वर्ल्ड कप, जो हम नहीं जीत सके। हम नहीं जीत सके, लेकिन सबसे अच्छा वर्ल्ड कप पाकिस्तान अपनी तारीख में खेली है वो 99 का वर्ल्ड कप खेली है। क्योंकि मैं खुद देख रहा था, मोइन खेल रहा था उसमें। जो प्लेयर 2003 में आए वो 4 साल यंग थे उसके अंदर। अगर उसमें मोहम्मद यूसुफ था, या उसमें अजहर महमूद था, या अब्दुल रज़ाक था, या शोएब अख्तर था, ये वो प्लेयर हैं जो यंग थे बहुत ज़्यादा। अब जब 2003 में आया तो वसीम भाई हो गए या विकी हो गया, तो जाहिर सी बात है डाउन द हिल थे। ये नहीं एक स्पेल अच्छा होता था, हर जगह देखे इनिशियल स्टार्ट हमारा अच्छा हुआ। इंग्लैंड के खिलाफ हमारा अच्छा स्टार्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में हमारा अच्छा हुआ, इंडिया के खिलाफ ठीक हुआ, लेकिन ग्रेजुअली 15-20 ओवर के बाद हम लोग फिटनेस का शायद प्रॉब्लम, जैसे एंडियो साइमंस ने सेंचुरी स्कोर की जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। विकी की कप्तानी को भी मैं बोल सकता हूँ। बाद में भी बात हुई थी कि रज़ाक अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो रज़ाक को हटा दिया गया। फिर उसके बाद टाइम की शॉर्टेज हो गई, यूनुस को लेके आ गए, शाहिद आफरीदी से लंबी बॉलिंग कर दी, आधे रन तो किए शाहिद की बॉल पे, क्योंकि वो यहाँ अच्छा खेल रहा था। तो गलतियाँ कप्तानी थी, क्योंकि बहुत अच्छा कैप्टन नहीं था वकार, नो डाउट ग्रेट बॉलर, लेकिन बहुत अच्छा कैप्टन नहीं था। तो लेकिन 99 की जो टीम थी या जो खेला पाकिस्तान ने जिस तरह से वर्ल्ड कप खेले, कैसे 92 हम जीत गए,
लेकिन ना टीम अच्छी थी ना खेले अच्छा। 99 की टीम भी अच्छी थी और खेले भी सबसे अच्छा। मैं समझता हूँ कि जितने भी वर्ल्ड कप खेले पाकिस्तान सबसे अच्छा 99 वर्ल्ड कप खेले। आखिरी सवाल राशिद, जिस अंदाज से आपने डेब्यू किया 1992 में ओवल टेस्ट में, 2003 तक आप सिर्फ 37 टेस्ट, 166 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले, कभी तन्हाई में बैठे गौर किया, सोचा कि आप इससे ज्यादा क्रिकेट खेल सकते थे? कभी इस बारे में आपने गौर किया? मैं किस्मत से या कुदरत से कैसे लड़ सकता हूँ, इतना ही मिलना था मुझे। और मैं ये भी समझता हूँ, अपने आप को भी कसूरवार करार देते? नहीं, मैं क्यों, मैं तो लकी था। मैं तो जिस जगह से आया आपको पता है, वहां से आके पाकिस्तान से खेल जाना, जैसे आपने अड़ियल कह दिया, क्या क्या कह दिया, उसके साथ अगर मैं 37 टेस्ट मैच खेल जाता हूँ, इसका मतलब है कि ऐसे एक्ट करने चाहिए। माशरा बर्दाश्त करता है, बोर्ड भी बर्दाश्त करता है। और मेरे बाद आने वाला मुझसे भी ज़्यादा अड़ियल था, यूनुस खान तो 100 टेस्ट खेल गया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं खेलते, लेकिन आप थोड़ी सी लचक होनी चाहिए, मतलब कि, और रिस्पेक्ट का मादा। कभी इख्तलाफात होते हैं, मेरे क्रिकेट बोर्ड से रहे, मेरे एजाज भट्ट के साथ रहे, शहरियार साहब के साथ रहे, नसीम अशरफ साहब के साथ रहे, तौकीर ज़िया साहब के साथ रहे, जावेद बरकी साहब से लड़ाई हुई, मेरी किससे नहीं हुई। लेकिन क्रिकेटिंग फैक्ट था वो, मेरे नज़रियात की जंग थी, मेरी लड़ाई नहीं थी, मेरे नज़रिया का फ़र्क था। वो जिस चीज़ को 6 देख रहे हैं, मैं 9 देख रहा हूँ, उसमें उसकी गलती है, मेरी नहीं है, तो मैं उस पर लड़ता था। लेकिन बाहर जाके वो जो उनका रुतबा या रिस्पेक्ट है वो मुझे देनी पड़ती है, वो जा नहीं सकती कभी भी। आज भी जैसे जो भी मिलेगा, आपके सामने 1-2 चेयरमैन से मेरी मुलाकात हुई है। हाँ, बोर्ड के साथ जब होते हैं तो सोचने का तरीका उनका डिफरेंट हो जाता है, मेरा वही है, मैं चेंज नहीं हुआ। वो लोग ओहदे के पहले चेंज होते हैं, ओहदे के बाद चेंज होते हैं, मैं वैसे ही सोच रहा हूँ, जो आज सोच रहा था वो मैं कल सोच रहा था। यूनुस खान आपको अपना मेंटोर भी कहता है, यूनुस खान को आप लेकर आए, दोनों एक साथ मलीजियम खाना में खेलते थे, आपने उसकी बड़ी हौसला अफजाई की। लेकिन आप देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में स्टार्स के साथ अच्छा सलूक नहीं होता। यूनुस खान के साथ जो कुछ भी हुआ, अप्स एंड डाउन आए, आप समझते हैं कि खिलाड़ियों के साथ इस तरह का सलूक रवा रखा जाता रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट में या नहीं? देखिए, एक चीज़ और जिसका सवाल आप नहीं कर रहे मेरी इज्जत के खातिर, लेकिन मेरे साथ और भी प्लेयर ताल्लुक रहा, खालिद लतीफ़ का रहा, खुर्रम मंजूर है, खुर्रम मंजूर कहते हैं, चाहे शादेब रहा, यूनुस रहा। देखिए, हर एक का माइंड अलग होता है। मैं यूनुस का इसलिए बोल रहा हूँ कि उसने टेस्ट भी खेले, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सेंचुरीज भी बनाई, सबसे ज़्यादा रन भी बनाए। तो बग़ैर गलती किए हुए या बग़ैर इन्वॉल्वमेंट हुए आप बहुत कुछ कर सकते हो, और उसको वो इज्जत मिली, शायद इससे बेहतर प्लेयर पाकिस्तान में मौजूद थे, ये चीज़ हासिल नहीं कर पाए जो यूनुस खान को मिली। जी, लोगों के सवालात के जवाबात भी राशिद लतीफ़ ने दिए। हमारे जज कमर अहमद साहब इस मुकदमे का फैसला सुनाएंगे। इस मुकदमे में ये बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है, और इस मुकदमे में इन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जो इस वक्त बॉक्स में है इस अदालत में, वो एक पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं राशिद लतीफ़। और मेरी नज़र में जो कुछ भी मैंने इनका कैरियर ख़ुद देखा है, और उससे मुझे जाहिर है कि मेरे दिलो दिमाग में ये कोई शक व शुबा नहीं है कि ही वॉज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर ऑफ पाकिस्तान। अगर आप नाम लेते हैं इम्तियाज़ का, वसीम बारी का, मोइन खान का या तस्लीम आरिफ का, तो इनका मुकाम उस कैटेगरी में ज़रूर आता है। और ये सच को सच कहते हैं, और जिसे कहते हैं ना कि बोलता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, तो ये उस उसूल पर मैं समझता हूँ ये अमल करते हैं। और यही वजह है कि ये अक्सर लोगों की निगाहों में इनकी बातें अच्छी नहीं लगती, तो सच्चाई बहुत कम लोगों को पसंद होती है। तो आज इस मुकदमे में जो भी इल्ज़ामात इन पर लगाए गए फाजिल वकील की तरफ से, इन्होंने उन इल्ज़ामात का जवाब दिया है और सफाई अपनी पेश की है। जिन चीज़ों पर शकूक व शुबात क्रिकेट के फैंस एंड फैनेटिक्स को होते हैं, उनको सामने लाकर पेश किया जाए और सफाई पेश की जाए, जो कि राशिद लतीफ़ ने आज की है। तो लिहाजा राशिद लतीफ़ को बाइज़्ज़त इस अदालत से बरी किया।
जी, फैसला सुना आपने हमारे जज सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद का, जिनका ये कहना है कि चूंकि राशिद लतीफ सच को सच कहते हैं, इस वजह से वो इन्हें इस मुकदमे से बरी करते हैं। यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसे लोगों की जरूरत है। 1952 से लेकर आज तक पाकिस्तान क्रिकेट में ज्यादातर क्रिकेटर्स ऐसे आए कि जिन्होंने मसलहत पसंदी के साथ काम किया, मसलहत पसंदी से समझौता किया, और जिसकी वजह से उनके क्रिकेट कैरियर भी तवील हुए। लेकिन राशिद लतीफ मसलहत पसंदी से समझौता न करने की वजह से तवील अरसे तक क्रिकेट न खेल सके। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह एक और शो में नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग को इजाजत दीजिए।